गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। हिंदी मीनिंग है कार्य एवं ऊर्जा। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉर्म के लिए मैनी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और ये प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस होता है और लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी जो है वो फूड से मिलती है। एनर्जी के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, कई बार हम हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी जो है वर्क नहीं हो पाता है। तो इसका रीज़न है वर्क के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आवश्यक होते हैं। यानी कि वहाँ फोर्स भी लगना चाहिए, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब हम जाके कहते हैं कोई वर्क हुआ है। जैसे देखो, आप सामान्य जनरली घरों में देखते हैं, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, संदूक है जिसमें वीट भरे हुए हैं, गेहूँ भरे हुए हैं 2 से 3 क्विंटल। अब उसे हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है। आप अकेले उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने बहुत फोर्स लगाया और हो सकता है उसके कारण आप थक भी गए हो, बट संदूक में, उस बॉक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो आपने कोई वर्क नहीं किया है। क्योंकि वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना आवश्यक होता है। हम इस चैप्टर में जो वर्क की साइंटिफिक कंसेप्ट की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। तो देखो, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस मोशन इन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। भाई, वर्क करने के लिए फोर्स अप्लाई करना होता है और उस फोर्स के कारण मोशन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ वर्क हुआ है। फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मोर द फोर्स अप्लाइड, द मोर इज वर्क डन प्रोवाइडेड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाइड प्रोवाइडेड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। यानी कि वर्क तब होगा जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर मान लो फोर्स अप्लाई किया है, उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और वहाँ जो फोर्स अप्लाई किया है हमने, वर्क उसके इक्वल होता है। Displacement of the body, work done by the force on a body is directly proportional to the displacement of the body in the direction of force applied. Work done equals to displacement of the body, यानी कि वहाँ किया गया वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, no work is done if a body does not change its position on the application of force। यानी कि हम यदि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में हमने कोई वर्क नहीं किया है, उस कंडीशन में कोई वर्क नहीं हुआ है। मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। फर्स्ट, ए, when the body moves in the direction of the applied force, when a constant force is applied in the horizontal direction। Students, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है ए, जो कि ए पर है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। ये बी पर जो है इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इनिशियल पोजीशन ए थी,
और अप्लाई किए गए फोर्स के कारण ये डिस्प्लेस होकर कहाँ आ जाती है, बी पर आ जाती है। यानी कि फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या होती है, बी। बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बॉडी ने मूव किया फोर्स के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हुआ बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए से बी पर पहुंची, तो ये इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, डिस्प्लेसमेंट एस। तो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ। फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से, और वर्क डन को डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस। यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी पॉइंट ए है, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी बी है, फोर्स अप्लाई किया ए से ये किस में पहुंचा, बी पर, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स अप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि यहाँ वर्क हुआ है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। इस कंडीशन में वर्क फाइंड करने के लिए एफ एस का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ए कांस्टेंट फोर्स इन equal to the product of the magnitude of the applied force and the distance traveled by the body। तो देखो, when the body moves an angle to the direction of force, when the body moves an angle to the direction of force, उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखते हैं। In this case, whole of the force F is not utilized is pulling the body. If we resolve the force acting into two rectangular components, we observe that only the horizontal component of force is effective force which is pulling the body along the ground, whereas the vertical component of the force balance the weight of the body। यहाँ देखो, ये ए कोई बॉडी है जो कि ए पॉइंट पर इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी है। क्लियर है। अब यहाँ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ थीटा एंगल की फॉर्मेशन हुई, ये बॉडी डिस्प्लेस होकर कहाँ आई, फाइनल पोजीशन बी। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के बीच होगा, यानी कि अप्लाइड फोर्स क्या, एफ कोस थीटा होगा, और डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होगा। क्या होगा, एफ एस कोस थीटा होगा। क्लियर है क्या, क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्क डन ऑन ए बॉडी। उस कंडीशन में जो वर्क हुआ है, यानी कि फोर्स से अलग डायरेक्शन में हुआ, वहाँ थीटा की फॉर्मेशन हो रही है, तो वर्क डन यानी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ एस कोस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला हो गया ये। यहाँ थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, इन राइट एंगल, यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्लियर, और ये वर्टिकल, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये फोर्स यहाँ थीटा की फॉर्मेशन हो रही है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा हो गया। तो फ्रॉम द फिगर कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या है, ओ बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ ओ ए है, ओ ए। सो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एफ कोस थीटा होता। तो नेचर ऑफ वर्क, भाई जो राइट एंगल है, यहाँ इसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये क्या बेस है, ये क्या है, बेस है यहाँ।
तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, तो देखो यहाँ नेगेटिव वर्क कब होगा और जीरो वर्क कब होगा। क्लियर है। तो यहाँ थीटा जो दे रखा है वो लेस देन 90 डिग्री दे रखा है, तो पॉजिटिव वर्क होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव वर्क होगा, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो जीरो वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क किस कंडीशन में होगा, जब थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जीरो वर्क होगा कब, जब थीटा 90 डिग्री है। क्लियर है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है कोस 90 की वैल्यू जो है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी ओवर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। भाई पॉजिटिव वर्क तब होगा जब ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। कंडीशन क्या है, व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्यूट, यानी कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो कोस थीटा इज पॉजिटिव, तो वहाँ ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि यहाँ थीटा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। रिमेंबर, वर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। वाई, क्यों होगा, बिकॉज कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, वर्क मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ एस कंडीशन में होगा। क्लियर है। यानी कि इस कंडीशन में जो है फोर्स अप्लाई करने पर डायरेक्शन जो है फोर्स का, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, वहाँ थीटा 0 डिग्री बनता है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है। When a body falls freely under the action of gravity, theta equal to 0 degree, cos theta equals to cos 0 degree equals to 1. So work done by gravity on a body falling freely is positive. Second, when a coil lifts, when a pulley जो है वो वजन जब उठाता है, तो when a pulley lifts a box from the ground to put it on his head, work done is said to be positive. In this case, pulley applies the force on the box in the upward direction and the box is also displaced in the upward direction. Third position, when a spring is stretched, work done by the stretching force is positive. नेगेटिव वर्क कब हो सकता है, देखो, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव, वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कंडीशन, व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होंगे, मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से अधिक है। यानी कि यहाँ कंडीशन क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा जो वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, देन कोस थीटा इज नेगेटिव, हैंस वर्क डन इज नेगेटिव। रिमेंबर, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -fs, यानी कि वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव साइन में होगा, और यहाँ फॉर्मूला यूज किया जाएगा वर्क इक्वल्स टू -fs। जैसे व्हीकल चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उस कंडीशन में थीटा 180 डिग्री होता है, और वहाँ वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है, और रिजल्ट क्या होता है, व्हीकल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप, इट्स मोशन इज opposed by the gravity, so the work done by the force of gravity on the object is negative. In this case, the force of gravity acts downwards on the object and the object is displayed
upward so that the angle between the force of gravity and the displacement of the object is 180 degree. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल, चलते हुए वाहन पे ब्रेक लगाते हैं। मैंने पहले बता दिया ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे 180 डिग्री की फॉर्मेशन हो जाती है। वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव, तो वहाँ पे फोर्स नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, उस कंडीशन में भी नेगेटिव। अप्लाइड फोर्स ये फ्रिक्शन फोर्स है तो उस कंडीशन में भी नेगेटिव। अब देखो नो वर्क डन यानी जीरो वर्क डन, वर्क जीरो कब होगा? नो वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि जीरो तभी होगा जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, यानी थीटा इक्वस टू 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री इक्वस टू होता है जीरो। हैंस वर्क डन इज जीरो, उस कंडीशन में वर्क क्या होता है? जीरो होता है। रिमेंबर वर्क मिनिमम इक्वस टू एफ एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री इक्वस टू जीरो, सो वर्क मिनिमम इक्वस टू जीरो हो जाता है। यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल इक्वस टू जूल होती है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। सिंस ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स की ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। तो 1 जूल इक्वस टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क अर्ग होती है। 1 अर्ग इक्वस टू होता है 1 डाई सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इक्वस टू होता है 10⁵ डाइन, और 1 जूल इक्वस टू होता है, भाई यहाँ न्यूटन मीटर है, 1 न्यूटन में कितने 10⁵ डाइन है, तो 1 जूल में अर्ग कितने होंगे? ये मीटर है 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 जूल इक्वस टू 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। इसमें क्या किया है देखो, यहाँ पे 1 अर्ग इक्वस टू 1 डाइन सेंटीमीटर है और 1 जूल इक्वस टू क्या है? 1 न्यूटन मीटर है। अब न्यूटन मीटर को हमें अर्ग में बदलना है तो न्यूटन को तो किस में? डाइन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ न्यूटन को तो किस में कन्वर्ट करना होगा? न्यूटन को तो डाइन में और मीटर को सेंटीमीटर में। यहाँ इक्वस टू 1 न्यूटन इक्वस टू 10⁵ डाइन, क्या होता है? डाइन, DYNA, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, और 1 मीटर इक्वस टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10⁻7 डाइन में सेमी, और डाइन सेमी क्या होता है? अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वस टू 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सम बिगर यूनिट ऑफ वर्क, 1 किलो जूल 10⁻³ जूल, 1 मेगा जूल 10⁻6 जूल, 1 गीगा जूल 10⁻9 जूल होता है। डेफिनेशन ऑफ जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, भाई वर्क कितना है? 1 जूल है। इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन, तो वहाँ जो वर्क जो होगा वो क्या होगा? 1 जूल होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं जैसे फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट न्यूटन में, तो 1 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पर और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है 1 जूल। उस कंडीशन में जो वर्क किया गया वो 1 जूल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में हमें क्या दिया है? फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ये 5 न्यूटन क्या है? फोर्स है, और ये 2 मीटर, 5 न्यूटन फोर्स है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। वर्क फाइंड करवाया तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? यहाँ एफ एस, एफ कितना है? 5
न्यूटन इनटू एस कितना है 2 मीटर मल्टीप्लाई किया 5 टू जा 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या कहलाता है जूल, तो हम कह सकते हैं 10 जूल। इसका आंसर क्या हो गया 10 जूल। क्लियर है स्टूडेंट्स, इजीली आप इसे एग्जाम्पल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 किलोग्राम। लगेज कितना है 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। ठीक है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। यहाँ पर लगेज जो है उसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ लगेज 15 kg, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर यहाँ दिया हुआ है और हमसे वर्क डन यहाँ फाइंड करवाया जा रहा है। तो वर्क इक्वल टू एफ एस होता है, बट यहाँ ऐप जो होगा जनरली ऐप क्या होता है एम ए के इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है एम ए, और यहाँ ए जो है वो जी के इक्वल है। तो ऐप इक्वल टू क्या हो गया एम जी, ऐप के बराबर क्या होगा एम जी। तो ऐप इक्वल टू एफ एस, ऐप के प्लेस पे क्या रखेंगे एम जी और एस अपने प्लेस पे है ही। एम की वैल्यू 15, जी की वैल्यू वैसे फिक्स तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट राउंड फिगर में से 10 ले लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है जी की। ठीक है, तो यहाँ एम और ये क्या हो गया जी और ये क्या रख दिया एस, मल्टीप्लाई किया कितना गया 225 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो मीटर केजी तो अपनी जगह से आ जाएगा। यहाँ मीटर स्क्वायर मीटर लिखा तो यहाँ केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया न्यूटन और ये मीटर अपनी जगह है। न्यूटन मीटर क्या होता है जूल होता है, तो वर्क डन इज क्या हो गया 225 जूल। नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 148 पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन गिवन में लिखेंगे एफ इक्वल टू 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, एस इक्वल टू 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही है। लेट अस टेक इट, ये ऑब्जेक्ट है 7 न्यूटन, इस पर फोर्स हमने अप्लाई किया, ये उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ 8 मीटर। क्लियर है, तो गिवन में एफ इक्वल टू 7 मीटर, एस इक्वल टू 8 मीटर। अब हमसे फाइंड क्या करवा रहा है वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस। एफ कितना 7, एस कितना 8, 7 8 को मल्टीप्लाई किया 56, ये न्यूटन में था, ये मीटर, न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, तो 56 जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। तो वर्क इज डन व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकंड, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड from its initial position. Clear? Question number 2, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया एफ एस, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, यानी जूल ऐसा यूनिट है और उसकी हमें डेफिनेशन यहाँ देनी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड 1 जूल। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे 1 मीटर, वो फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तो वहाँ जो वर्क हुआ है वो 1 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेयर ऑफ ग्लूकोज exert a force of 140 न्यूटन ऑन ए फ्लावर। ग्लूकोज यानी
बेलों का एक जोड़ा है जो कि 140 न्यूटन बल लगाता है, हल चलाता है। द फील्ड बिंग प्लोव्ड इन 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन प्लोविंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो यहाँ फोर्स आपको जो देखना है, यहाँ देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 140 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है। वर्क इक्वल्स टू एफ एस 140 इंटू 15 मल्टीप्लाई किया कितना 2100 जूल इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर में। तो देखो स्टूडेंट्स, इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स देम। फर्स्ट, व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, भाई वर्क हुआ तो वर्क बीइंग डन ऑन द बॉक्स। एक्टिविटी में दिया हुआ है भाई बॉक्स लिया है, उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो वर्क किस पे हुआ, बॉक्स पर हुआ। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मूवमेंट होगा, डिस्प्लेस होगा वो वहां से। तो बॉक्स मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। हु इज डूइंग द वर्क, वर्क कौन कर रहा है, अप्लाइड फोर्स, जो उस पर फोर्स लगाया है उस फोर्स ने जो है उस पर वर्क किया है। यानी कि इस एक्टिविटी में जैसे ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बी पर, ये बी है, यहाँ आ गया, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया ए पे, तो ये डिस्प्लेस हुआ बी पर आ गया। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था भाई वर्क किस पे हुआ, तो इस बॉक्स पे हुआ ए पे, जो कि ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट पे है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्या घटित हुआ, ऑब्जेक्ट जो है ए जो था बॉक्स वो ए से बी पोजीशन पर आ गया। क्लियर है। हु इज डूइंग द वर्क, वर्क किसने किया, अप्लाइड फोर्स ने, इसने यहाँ वर्क किया। भाई डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण। तो वर्क कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है, कौन कर रहा है, फोर्स। नेक्स्ट, थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, लिस्ट देम, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बीइंग डन in each situation. Try to reason at your response. If work is done, which is the force acting on the object? What is the object on which the work is done? What happens to the object on which work is done? तो देखो when we pull a trolley by applying एक, भाई कोई ट्रॉली है उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उससे क्या होगी, ट्रॉली मूव करेगी और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ डिस्टेंस वो तय करेगी। तो व्हेन वी पुल ए ट्रॉली बाय अप्लाइंग ए फोर्स एंड इट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंसेस, वर्क इज सेड टू बी डन, उस कंडीशन में वर्क हो जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज बाय आवर हैंड, वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, और वो कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे ट्रॉली मूव करती है कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्टिविटी है थिंक ऑफ सिचुएशंस। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऑल्सो थिंक सिचुएशंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, लिस्ट ऑल द सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर इच, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज डन इन दीज सिचुएशंस। When we push a large stone, the stone is not displaced. बड़ा पत्थर है और उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया बट स्टोन डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, वहाँ से हिला तक नहीं वो, किसके कारण, इन स्पाइट ऑफ ए फोर्स, जो फोर्स उस पर लगाया है एक्टिंग ऑन इट, उसके कारण। ऑन ए हिली रोड ए कार स्लिप ऑन द रोड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upwards. The force you exert is in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. Which one of these forces is doing positive work? इस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होगा, यहाँ एक्यूट एंगल होगा। Which one is doing negative work? और वन नेगेटिव वर्क यहाँ पे होगा।
तो स्टूडेंट्स, आज आपका वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्टिविटीज़ भी हमने कर ली, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मैंने आपको सेंड कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।